हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एंड एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये जो बी फार्म सेकंड सेमेस्टर उसमें हमें एक सब्जेक्ट यह भी मिला है कि पैथोफिजियोलॉजी भी आपको पढ़नी है। तो अगर आप सभी को इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पता है कि सेकंड सेम में कितनी मतलब सब्जेक्ट होते हैं, कितना प्रैक्टिकल है, तो वाली वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हूँ, आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, उसका जो एक सब्जेक्ट था पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेम का, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं आज। और एचएपी सेकंड जो हमारी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप उसे चेकआउट करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से नोट्स लेक्चर इजी वे में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग आज पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ये जो सब्जेक्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजी है उसका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो है बीपी 240। मतलब बीपी मतलब बी फॉर्म, और टू मतलब होता है हमारा कि सेकंड सेमेस्टर, 04 मतलब सेकंड सेमेस्टर के 14 सब्जेक्ट है, और ये क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है। ओके, अब देखो क्या है कि मैंने आपसे जब एचएपी वाले वीडियो में बना रहा था, तो मैं आप सब लोगों से सभी से बोला था कि आप लोग कमेंट करिए कि सेकंड सब्जेक्ट में कौन सा स्टार्ट करूं। तो इसमें कुछ कमेंट आए थे कि सर पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, हम पैथोफिजियोलॉजी भी आज स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब जो थर्ड वाला सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है, आप लोग उसका भी कमेंट लगातार फटाफट कर दीजिए, ताकि जो है थर्ड सब्जेक्ट का वीडियो मैं जल्द से जल्द आप सभी तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड आया है पैथोफिजियोलॉजी मींस ये आपका बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हम पूरे इस ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में सीख लेते हैं। तो ये देखो क्या है, हमारा ये सिलेबस है, ये पैथोफिजियोलॉजी का हमारा सिलेबस है, और ये यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें हम वही पढ़ना है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन। हमें ओवरऑल इस यूनिट में मतलब चैप्टर फर्स्ट में यही पढ़ना है। बाकी सेकंड चैप्टर में हमारा जो होता है ये पूरा इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पे ध्यान देंगे। तो ये बताओ कि ये सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट आ गया ना पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो लेते हैं कि सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, या तो पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट पूरी पांचों यूनिट अगर देखी जाए तो टोटल हमें क्या पढ़ना है। इसमें देखो जानते हो क्या है, किसी भी डिजीज के बारे में हमें पढ़नी होती है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा डॉक्टरी से रिलेटेड, जैसे आप लोग फार्मेसी कर रहे हो तो डॉक्टर वाले फील्ड से तो रिलेटेड ही हो। ठीक है, लेकिन आपने जब फर्स्ट सेम में पढ़ा तो एचएपी के अलावा और भी क्या है, मतलब कुछ मिल रहे होंगे डॉक्टर से रिलेटेड, लेकिन ये जो पैथोफिजियोलॉजी पूरी डॉक्टरी से ही आपको रिलेटेड मिलेगी। कौन सा रोग कैसे हो रहा है, उसका साइन सिम्टम क्या है, उसको आप ट्रीट कैसे करो, ये सारी चीजें हम पैथोफिजियोलॉजी में ही पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, अब जैसे मान लो कोई भी डिजीज अगर हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, हम उसे क्या है पता करते हैं। जैसे कोई भी डिजीज हो रही है तो उसका साइन सिम्पटम क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, वो डिजीज क्यों हुई, और अगर कोई डिसऑर्डर मान हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका इटियोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी में ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट वाला लेक्चर चल रहा है, ये देखो जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड यूनिट, टोटल यूनिट में और इस पूरे सब्जेक्ट का ये हमारा पहला जनरल इंट्रोडक्शन चलेगा। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पांचों यूनिट का ये समरी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट है वो आप लोग अच्छी तरीके से देख सको, सीख सको, समझ सको। नहीं तो आप यही कहोगे सर मतलब कैसे पढ़ाएं कि हमें समझ नहीं आएगा। तो क्या है, जब आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच करोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। और हमारा सिद्धांत हमेशा यही रहता है कि आप एक वीडियो हमारी देख लो और किसी भी मतलब वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ना देखना पड़े। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या तो हमसे पहली बार मुलाकात आपकी हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसा सभी को पता है कि एक ऑनलाइन टीचर जो होता है वो आपसे और क्या ही ले सकता है, केवल आप क्या करो उसका सपोर्ट करते रहो। और वह सपोर्ट आप कैसे करोगे, उसके जो वीडियो है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और थोड़ा मतलब प्यारे हाथों से अपना प्यारा भी कमेंट भी कर दो। यही सब क्या है, आपका यही सपोर्ट मतलब ये बनाए रखो। ठीक है, ताकि क्या है हम भी अपना जो जो भी सब्जेक्ट है ये लगातार स्टार्टअप करते रहें। ठीक, अब देखो पैथोफिजियोलॉजी, ये जो वर्ड आ गया पैथोफिजियोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पैथो प्लस फिजियोलॉजी। अब देखो क्या है, ये पैथो पैथो मतलब होता है सफरिंग या डिजीज या डिसऑर्डर। अब देखो सफरिंग मतलब ये होता है कि सभी लोग कभी कभी देखो गाँव वगैरह में ये बोलते हैं कि ये फला आदमी 4 दिन से एक ही रोग से ये मतलब ग्रसित है या तो सफर कर रहा है। तो सफर मतलब क्या है, जो कोई भी रोग लगातार 3-4 दिन लगातार हो तो सभी लोग बोलते हैं कि वह बुखार से ग्रसित है, या तो फीवर से ग्रसित है, या तो जुकाम से ग्रसित है। तो जो सफर कर रहा है ना किसी भी रोग से, उसे हम बोलते हैं सफरिंग। बाकी डिजीज या डिसऑर्डर सभी को समझ में आ रहा होगा कि डिजीज क्या है या तो डिसऑर्डर क्या है। जब हमारे बॉडी के अंदर क्या है कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसे हम क्या है डिजीज वगैरह या डिसऑर्डर वगैरह बोल देते हैं। ठीक,
उसके बाद देखो पैथोफिजियोलॉजी सभी का डाउट क्लियर हुआ। अब फिजियोलॉजी मतलब ये होता है, ये फिजियोलॉजी अगर देखा जाए तो दो वर्ड से वर्ड की मिल के बना होता है, फिजियो प्लस लॉजी। फिजियोलॉजी फिजियो मतलब होता है हमारा फंक्शन और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। अब देखो क्या है, पैथो मतलब होता है सफरिंग। अब देखो मतलब कोई भी आदमी किसी भी डिजीज से अगर वो सफर कर रहा है तो उसके नॉर्मल फंक्शन के जब हम स्टडी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जब हम नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करेंगे तो उसमें अगर हमें कोई कमी मतलब देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज। तो पैथोफिजियोलॉजी का ओवरऑल इंट्रोडक्शन आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब देखो और भी डिफिनेशन इसकी है कि अब आपको थ्योरेटिकली क्या लिख के आना पड़ेगा। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, या तो सभी को पता है कि यह एक विज्ञान की ही शाखा होती है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज या एबनॉर्मेलिटी अकर्ड इनसाइड द बॉडी। जो देखो क्या डील्स करती है, जैसे हमारे बॉडी में, ठीक है, जब हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज या एबनॉर्मलिटी हो जाए तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो पैथोफिजियोलॉजी के अंडर में ही आता है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद इट्स द स्टडी ऑफ चेंज इन द बॉडी फंक्शन ड्यू टू डिजीज और इंजरी। अब देखो क्या है, ये मतलब एक डिफिनेशन तो ये हो गया। अब दूसरी डिफिनेशन यह है कि जब हमारे बॉडी में किसी भी डिजीज की वजह से या तो कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से हमारे बॉडी फंक्शन में कोई जब चेंजिंग आ जाती है तो उसकी स्टडी को भी हम पैथोफिजियोलॉजी ही बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ। इसमें हम लोग क्या क्या मतलब किस किस चीज की स्टडी कर सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जैसे हम लोग क्या है, जैसे हमें कोई डिजीज हुई या इंजरी हुई, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि उस डिजीज का हमें साइन एंड सिम्टम को चेक करना होगा। जैसे मान लो किसी को जब बुखार होता है तो उसका साइन सिम्टम क्या देख मतलब क्या देखने को मिलता है, जैसे आप देखोगे कि वह थोड़ा सा अपने अंदर जो है बॉडी में पेन उसके महसूस होगा, ठीक है, और वह उसकी मतलब लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बदली बदली रहेगी, हेडेक होगा, पेन होगा, ये सब क्या है साइन एंड सिम्टम उसके अंदर आप देखोगे। तो क्या है, किसी भी डिजीज का जब हम साइन एंड सिम्टम चेक करते हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी में, उसके बाद केज ऑफ डिजीज हुआ, जो डिजीज हुई है किस वजह से हुई है, उसे मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये किस वजह से हुई है। फंक्शनल चेंज, जब वह डिजीज हो जाती है तो उसके बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शनल चेंज आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट में डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। अब जो वो डिजीज हुई है उसको हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। डायग्नोसिस मतलब ये पैथोलॉजी पर होता है डायग्नोसिस, बाकी ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी को ओवरऑल टर्म आप सभी ने समझा होगा, डिफिनेशन कैसे हमें लिखना है। अब देखो ये पूरे पैथोलॉजी सब्जेक्ट में कुछ टर्म हमारे हैं जो हर यूनिट में आपसे मिलेंगे, जैसे कि साइन एंड सिम्टम हर यूनिट में मिलेगा जब तक आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब तक। जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले वाले सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेम में आप लोगों ने देखा था एक सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। उसमें क्या है, आप लोग देखा जाए तो सेकंड यूनिट से ही टाइट्रेशन टाइट्रेशन आपको मिल रहे थे। तो कुछ इसी तरह इसमें भी है कि साइन एंड सिम्टम, पैथोजेनेसिस, डिसऑर्डर, इटियोलॉजी, डिजीज, मॉर्फोलॉजी, ये आपको हर यूनिट में मिलेंगे। तो ये वर्ड जो है ये मतलब क्या कहता है या किससे रिलेट है, ये चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है। जैसे साइन एंड सिम्टम किसे बोलते हैं, पैथोजेनेसिस किसे बोलते हैं, डिसऑर्डर किसे बोलते हैं, इटियोलॉजी किसे बोलते हैं, डिजीज किसे बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी हम किसे बोलते हैं, ये सीखना हमें बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर ये ओवरऑल आपको नोट्स चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी का नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो आप लोग तुरंत क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और रेगुलर अपडेट होने के लिए आप लोग क्या है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग हमसे रेगुलर अपडेट बने रहें, ठीक। अब हम देखो एक एक को डिटेल में देखेंगे, वही जो हम टर्म देखे थे ना, जैसे कि साइन एंड सिम्टम हमारा क्या होता है। अब हम बात करें साइन एंड सिम्टम। साइन मतलब होता है संकेत, एंड सिम्टम माने होता है लक्षण। अब देखो इसका कहने का सेंस क्या है, दीज आर दोज चेंज विच अकर ड्यू टू डिजीज। अब देखो यह ऐसा चेंज होता है जब हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज का प्रभाव या इफेक्ट होने लगता है, तब हमारी बॉडी क्या है कुछ चेंजिंग लाती है अपने अंदर, ठीक है। तो उस चेंजिंग आने के बाद जो हमारे बॉडी में कुछ संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइन एंड सिम्टम। जैसे मान लो कोई भी अगर हेल्दी पर्सन है, ठीक है, इस समय वह हेल्दी पर्सन है, उसके बाद जब एक कंडीशन ऐसा आता है कि उसे फीवर जब हो जाता है, तो फीवर जब आता है तो उसका क्या है थोड़ी सी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ जाती है, हेडेक हो जाता है, ठीक है, वीकनेस हो जाता है। तो ये जो ये सब आए ना, ये ही हमारे साइन एंड सिम्टम होते हैं। जैसे कोई भी डिजीज जब इसके ऊपर अटैक की और उसमें जो उसके बॉडी में जो चेंजिंग आ गई, उन्हें हम बोलते हैं साइन एंड सिम्टम, ठीक है। अब देखो साइन क्या होता है, देन सिम्टम क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। साइन मतलब ये होता है इट इज एविडेंस ऑफ डिजीजेस दैट मीन इट इज ऑब्जर्व बाई अदर। ये जो साइन होता है ना, ये दूसरे के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए। जैसे अगर मान लो हमको मान लो कुछ भी हुआ है, जैसे फीवर हुआ है, ठीक है,
तो ये जो लक्षण हमारे अंदर दिखाई देंगे ये हमें नहीं पता होगा, ठीक है। दूसरा कोई आप मतलब हमें ये बताएगा कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, आपका क्या है मतलब एनजाइटी है, रहने खाने मतलब बैठने का थोड़ा सा चलन चलन सब चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये दूसरा कोई ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद जो सिम्पटम आता है, इट इज एविडेंस ऑफ डिजीज दैट ओनली सफरिंग पर्सन कैन फील। अब देखो क्या है, ये जो सिम्पटम है एक सफरिंग पर्सन जो उस डिजीज से मतलब सफर कर रहा है वही इसको फील कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि हेडेक है, हेडेक अगर देखो मान लो किसी भी आदमी के अंदर हेडेक है तो आप उसे देख के नहीं बता पाओगे, ठीक है, जब तक वो आदमी खुद नहीं बताएगा कि यार आज हमारा सर में थोड़ा सा दर्द है। तो ये क्या है, वो जिस आदमी को हुआ रहती है डिजीज वो वही फील करता है, तो वो हम बोलते हैं उसे सिम्पटम के अंदर। जैसे बॉडी पेन, अगर किसी की बॉडी में पेन है तो दूसरा कोई नहीं बता पाएगा उसे, ठीक है, जिसके अंदर रहेगा वही बताएगा। और साइन क्या है, दूसरा कोई देख के बता देता है। और सिम्पटम क्या है, वो मतलब पेशेंट ही बताएगा कि हमारे अंदर हेडेक है, बॉडी पेन है। तो साइन सिम्पटम आई होप सभी का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम इटियोलॉजी की बात करें तो देखो ये जो इटियोलॉजी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इटियोलॉजी मतलब होता है केजिंग फैक्टर, इटियो मीन्स होता है केजिंग फैक्टर, देन लॉजी मतलब होता है स्टडी। अब देखो क्या है, कोई भी डिजीज अगर हो रही है तो वह है उसकी केजिंग फैक्टर क्या होती है, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उन्हें बोलते हैं क्या, इटियोलॉजी। इट इज स्टडी अबाउट दोज फैक्टर्स विच केज डिजीज। हम लोग इसमें इस फैक्टर ऐसे फैक्टर की स्टडी करते हैं क्या है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं इटियोलॉजी। अब पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए डिजीज आर डिसऑर्डर डेवलप। पैथोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस जहां पे हम लोग ये चेक करते हैं कि हमें बॉडी के अंदर जो डिजीज या डिसऑर्डर डेवलप हुआ है वह कैसे डेवलप हुआ है, किस प्रोसेस से डेवलप हुआ है। जैसे कि हम लोग क्या है किसी भी पैथोलॉजी में जाते हैं, वहां जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें टेस्ट कराने के लिए जाते हैं ना, तो उसी में हमें पता चलता है कि हमें कौन सा डिजीज हुआ है। तो वही बात है कि पैथोजेनेसिस में एक ऐसी प्रोसेस जहां पे डिजीज या डिसऑर्डर कैसे डेवलप हुआ है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं पैथोजेनेसिस के अंडर में। डिजीज की बात करें तो इट इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी। डिजीज क्या होती है, जब हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वह नॉर्मल से एबनॉर्मल की कंडीशन में हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं डिजीज। इट इज केज्ड बाय पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स इटीसी। और यह किसकी वजह से होता है, जैसे कि वायरस को अटैक कर दिया हमारी बॉडी के ऊपर, बैक्टीरिया अटैक कर दी, जर्म्स अटैक कर दिया, और भी लोग होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं डिजीज। अब डिसऑर्डर की बात करें, डिसऑर्डर आर द कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग केजिंग सिम्पटम। अब देखो डिसऑर्डर क्या होता है, वो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, उन्हें हम बोलते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे कि कुछ मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग को हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे सिम्पटम वगैरह देखने को मिल जाते हैं ना, तो भी हमारे क्या है नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिसऑर्डर। अब मार्फोलॉजी की बात करें, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करें तो उन्हें हम बोलते हैं मार्फोलॉजी। अब देखो क्या है, यही आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो आपका सिलेबस भी है ना, सेल इंजरी, तो सेल इंजरी में हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ सेल ही बात करेंगे, वहीं पे हमें पता चलेगा किस सेल में हमें इंजरी कहाँ पे हुई है, तब जाके हम उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे ना, इसी में मार्फोलॉजी में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो टर्म है ये आपको 5 मिनट में लगातार मिलते रहेंगे, ठीक। अब देखो क्या है आपके सिलेबस में है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, हीमोस्टैसिस। अब तक हमारा क्या चल रहा था, पैथोफिजियोलॉजी जो ये वर्ड आया है इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन, और देखा जाए तो 5 यूनिट का इंट्रोडक्शन हमारा वो था, ठीक है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हो गया, डिफिनेशन हो गया, अब बात करेंगे हम हीमोस्टैसिस का। अब देखो हीमोस्टैसिस आप लोग क्या है फर्स्ट सेम के एचएपी में पढ़े रहे होंगे, तो वही हीमोस्टैसिस आज हमारी यहाँ पर भी आती है, ठीक है। हीमोस्टेसिस अब देख लो, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। यह भी देखो क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, सेम प्लस स्टेट। अब देखो क्या है कि जब होमियो मीन्स होता है सेम, बाकी स्टेट। अब देखो द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। अब देखो इक्विलिब्रियम की स्टेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये होमियोस्टेसिस। जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट जब दोनों क्या है इक्वल होंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्टेसिस, ठीक है। इट इज ए कंडीशन व्हेन आवर सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस कंडीशन में हमारा जो सेल होता है वह इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में जब वह कांस्टेंट की स्थिति बनाए रखता है तो उन्हें हम बोलते हैं होमोस्टैसिस। अब देखो यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट बराबर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जब ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसी भी सेल के अंदर तो उस कंडीशन को हम लोग होमोस्टैसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जिसे हम होमोस्टैसिस बोल सकते हैं। अब देखो क्या है कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। ये जो फीडबैक सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसका कंपोनेंट क्या होता है, ये वर्क अपना कैसे करते हैं। इसमें देखो जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है, इफेक्टर होता है। अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ सेंसर। अगर देखा जाए तो ये एक सेंसर के तरह वर्क करते हैं, विच रिसीव या डिटेक्ट चेंज और अदर स्टिमुली। अब देखो क्या करेंगे, या तो कोई भी सिग्नल जो है तो उसे रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, और क्या है या तो कोई जो स्टिमुली पड़ती है उसको भी ये क्या रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और चेंजिंग क्या हो रही है उसको बताते हैं हमारे रिसेप्टर ही, ठीक है।
उसके बाद कंट्रोल सेंटर की बात करें तो इट रिसीव द स्टिमुली फ्रॉम रिसेप्टर। अब देखो जो रिसेप्टर था हमारा, वह स्टिमुलस को क्या है, रिसीव किया है, ठीक है। तो उसके बाद ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, किस तरह की इंफॉर्मेशन वो रिसेप्टर हमारा रिसीव किया है, तो कंट्रोल सेंटर उसको एनालाइज करेगा। इफेक्टर क्या करेगा, इट रिस्पॉन्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब इफेक्टर क्या करेगा, ये जो एनालाइज करके इफेक्टर को देंगे, वह क्या करेगा, इसके मतलब रिस्पॉन्स जो मिला है उसको, मतलब होम्योस्टेसिस को ये मेंटेन करने में तुरंत लग जाएंगे, तो हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हमारे तीन थे कंपोनेंट, ये मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट की बात करें तो फीडबैक सिस्टम। अब आ गया ना, तो फीडबैक सिस्टम हम किसे बोलते हैं। अब देखो ये फीडबैक सिस्टम हम किसे बोलते हैं, होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाय फीडबैक सिस्टम। पहली बात तो क्या है, ये जो फीडबैक सिस्टम है ये होम्योस्टेसिस के हेल्प से मेंटेन किया जाता है। फीडबैक सिस्टम अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर कोई भी चेंज होता है, जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट में या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तब हमारी बॉडी जो है उसे कांस्टेंट स्टेट में लाने का काम करती है, और ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग फीडबैक सिस्टम ही बोलते हैं। अब देखो इट इन्वॉल्व्स इन रेगुलेट एंड मेंटेन बैलेंस। अब देखो क्या है, ये जो फीडबैक सिस्टम हमारा होता है वह रेगुलेट और मतलब बैलेंस को मेंटेन में भी ये हमारा हेल्प करता है या तो इन्वॉल्व होता है, और ये दो तरह से अपना वर्क करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे एचएपी में। तो देखो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ये होता है, जब कोई भी चीज हमारे जब बॉडी में घट जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं। व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चीज घट जाती है, देन इट इज ट्राई टू बैक इनटू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। तो क्या करता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारा, ये करता है कि उसको बैक वाले कंडीशन में लाने का वर्क करता है, ठीक है, ताकि क्या है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करके उसको बैक वाले कंडीशन में लाने का हेल्प करता है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में वो उसे ला दे। अब देखो एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो ग्वाइटर ना। अब देखो थायराइड रिसेप्टर डिटेक्ट लो थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड। अब देखो जो हमारा थायराइड रिसेप्टर होता है ये ग्वाइटर पे प्रेजेंट होता है, और ये डिटेक्ट करता है थायरॉक्सिन लेवल को, ठीक है। उसके बाद तो जो थायरॉक्सिन लेवल था वो हमारे ब्लड में वो कम हो चुका है। अब देखो क्या है, ओवरऑल हमें अब इसको बढ़ाना है, तो ये बढ़ेगा कैसे। अब ये डिटेक्ट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड हमारा एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगी, मतलब एसीटीएच, ठीक है। ग्लैंड जो हमारा हमें ग्लैंड जो होती है वो हमेशा क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। तो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो एसीटीएच हार्मोन रिलीज करेगी। उसके बाद क्या है, ये जो एसीटीएच होते हैं वो थायराइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो ये जब रिलीज होता है तो ब्लड थायरॉक्सिन लेवल क्या है, मेंटेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो घट गया था ना, तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, मेंटेन कर लिया, तो घटे हुई चीज को हम लोगों ने बढ़ा लिया, तो बस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हो गया। अब निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या है, जब कोई भी चीज घट जाए, कोई चीज बढ़ जाती है, तो वहां पे हम लोग उसको घटाने में हेल्प लेते हैं उसका, निगेटिव फीडबैक सिस्टम का। व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीजेज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी, जब हमारे बॉडी के अंदर या तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चीज जब बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसे नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए उसको घटाते हैं। तो ये देखो क्या है, इसका एग्जांपल देखो क्या है, हाइपरथर्मिया, ठीक है। जैसे क्या हाइपरथर्मिया, मतलब ये टेम्परेचर जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। अब देखो क्या है, हाइपरथर्मिया के कंडीशन में ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारे बॉडी का, तो स्किन हीट होगी, सभी को पता होगा, ठीक है। तो जब स्किन हीट होगी तो उसी पे हमारे प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट, ठीक है। जो थर्मो रिसेप्टर होंगे वो डिटेक्ट करेंगे टेम्परेचर अब चेंज हो गया स्किन का। उसके बाद ये देंगे हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थर्मो रेगुलेटर सेंटर के पास ही भेज देगा। उसके बाद वहां पे प्रेजेंट होगी हमारी स्वेटिंग ग्लैंड। स्वेटिंग ग्लैंड क्या है, स्वीटनिंग को थोड़ा प्रमोट करेंगे, मतलब पसीना और तेजी से निकलेगा। तो जब जितनी भी तेजी से पसीना निकलेगा, तो जाहिर सी बात है बॉडी का टेम्परेचर जो है वहीं पे घट जाएगा, ठीक है। जितना तेजी पसीना निकल रहा है, तुरंत बॉडी का टेम्परेचर वहां पे फटाफट लगातार घट रहा है। तो यहाँ पे देखो हाइपरथर्मिया हुआ था ना, टेम्परेचर बढ़ा था, और लास्ट में हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को घटा दिए। ओके फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे हमारा होम्योस्टेसिस वाला डाउट क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे आगे वाले लेक्चर लेके, और ये आप कमेंट करना ना भूले कि नेक्स्ट वाला लेक्चर हम किस सब्जेक्ट का ले, ठीक है। तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।